बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। पाकिस्तान में रियल एस्टेट से क्यों ज़्यादा लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते, उठा रहे, बल्कि लोग कहते हैं कि यार हम इन्वेस्ट करते हैं, हमें फ़ायदा नहीं होता। जो रियल एस्टेट का काम करने वाले डीलर्स हैं और अदर लोग हैं वो बहुत फ़ायदा उठाते हैं। ये रीज़न क्या है, वजह क्या है, आज हम आपको बता देते हैं कि रियल एस्टेट में अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, आप भी बहुत फ़ायदा उठाएंगे। दुनिया भर में हाई प्रॉफिट ओरिएंटेड रियल एस्टेट सेक्टर है। बहुत फ़ायदा होता है इसके अंदर, गारंटेड फ़ायदा होता है। एसेट्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, आपका एक पैसिव इनकम भी है, आपकी जो रेगुलर इनकम भी है, आपकी आने वाले टाइम में कई तरह की इनकम जनरेट हो जाती हैं और गारंटेड फ़ायदा होता है। तो क्यों पाकिस्तान से लोग रियल एस्टेट में फ़ायदा नहीं उठा सकते, आइए बात करते हैं। पहला फैक्टर यह है कि इकोनॉमिक फैक्टर। होता क्या है, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ना, जहां इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, जब इकोनॉमी नीचे गिरती है तो लोगों की आमदनियां कम होती हैं, तो लोग जो है ना वो रियल एस्टेट से पैसा निकाल लेते हैं। हालांकि उस वक्त निकालना नहीं चाहिए क्योंकि कस्टमर नहीं होता, तो आप ना थ्रो अवे प्राइस पे बेचते हैं तो आप निकल जाते हैं। जब ये हालात आए तो उस वक्त अगर आप थोड़ा सब्र कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आपको लॉस नहीं होता। यानी लेकिन यह है कि क्योंकि लोगों ने ये चीज़ें देखी नहीं होती या उनको अंदाज़ा नहीं होता, तो इकॉनमी हमारे मुल्क में स्टेबल और सेटल नहीं होती। जब हो तो बहुत बहुत तेज़ी आ जाती है, जैसे इमरान खान के दौर के अंदर अभी हुआ था, यानी 19-20 के अंदर ना, तो कीमतें बहुत ऊपर चली गई थी क्योंकि मुल्क में तरक्की और 6% तरक्की हो गई थी का रेशो थी, और पैसा भी बाहर से आ रहा था, 31 अरब डॉलर भी आया था, तो उस वक्त तेज़ी थी। तो जब वो हालात ख़राब हुए तो लोग फिर नुकसान उठा जाते हैं और वो घबरा जाते हैं। इस सूरत हाल में वो लोग जो इंडस्ट्री में रहते हैं, जैसे डीलर कम्युनिटी, इनके पास जो लोग पैसा होता है या जो लोग होते हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये इनको चीज़ें कहते हैं ख़रीद लें, तो वो ख़रीद लेते हैं और जो ही हालात अच्छे होते हैं वो बेचते हैं तो बहुत पैसा कमाते हैं। तो ये एक फैक्टर ये है कि मुल्क की इकॉनमी जब ऊपर नीचे होती है तो लोग घबरा के बेच देते हैं, या उनके पास पैसा नहीं होता कि इन्वेस्ट कर सकें, बाइंग कर सकें, तो वो बाइंग टाइम होता है, तो इकनॉमी जो है ना उसके ऊपर असर डालती है। नंबर 2 यह है कि रेगुलेटरी और लीगल चैलेंजेस। पाकिस्तान में ना रियल एस्टेट जेन्युइन रियल एस्टेट नहीं होता, कम होता है। 30% जेन्युइन रियल एस्टेट होता है, 70% जो है ये फाइलें हैं, ये अंडर डेवलप प्लॉट हैं, ये सोसाइटियाँ मार्केट से पैसा इकट्ठा कर लेती हैं और उनको ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और पाकिस्तान में कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है उस तरह की कि किसने कितनी फ़ाइलें बेची हैं। बड़े बड़े अदारे हैं, बहुत फाइलें बेच के अरबों रुपया अंदर कर लेते हैं और लोग फिर जो है वो रोते रहते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये क्या कैसे कोई बेच सकता है, अगर उसके पास वो इतने प्लॉट ही नहीं है, लैंड ही नहीं है, डेवलप ही नहीं हो सका, तो वो कैसे फाइल बेच देगा। ये बहुत बेचा है कैपिटल स्मार्ट सिटी ने, और मतलब बड़ी सोसाइटियाँ हैं, पार्क व्यू ने बहुत बेची फाइलें जो अभी पिछले जो टाइम के अंदर, तो इसलिए उसने टीवी चैनल ख़रीद लिया, उसने और बहुत सारा कुछ कर लिया, क्योंकि यहाँ कोई रेगुलेटरी नहीं है। क्योंकि जनरल बाजवा को उसने दे दिया था, ब्राइब कर दिया था, तो फिर आप सोचो तो उससे बड़ा बादशाह तो था ही कोई नहीं, तो वो कामयाब हो गया। ऐसे लोग जो है मुआशरे में वो कामयाब हो जाते हैं, ये मसला है। तो ये जो लीगल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, इनको सॉल्व नहीं किया जाता, इस पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता ताकि नेक्स्ट टाइम लोग करें ना। मासूम लोग फंस जाते हैं, तो इसी वजह से लोग ना रियल एस्टेट से मुतनफ़र हो जाते हैं और वो कमा नहीं सकते, क्योंकि वो जब इस तरह की फाइलें लेते हैं, वो फाइलें क्वांटिटी में अनलिमिटेड क्वांटिटी होती है, वो फाइलों में प्रॉफिट ही नहीं आता, बल्कि वो हाफ प्राइस पे लोग बेच के जान छुड़ा के निकलते हैं। इसमें भी लोग बहुत फ़ायदा उठा लेते हैं। तो आम आदमी को जो फंसाने वाले वो फ़ायदा उठा जाते हैं और आम आदमी बेचारा नुकसान उठा के निकल जाता है। तो दूसरा फैक्टर ये है कि लोग रियल एस्टेट से पैसे नहीं कमा सकते। नंबर 3 वजह यह है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान में कोई ख़ास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है नहीं, बन नहीं रहा, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो प्रोजेक्ट शुरू किया 5-5 साल हो गए, 8-8 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, वो उन्होंने डिलीवर ही नहीं किया। कोई ऐसा सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, ऐसे बहुत बड़े कोई कंपनियां, क्रेडिबल कंपनियां हैं नहीं। ये मौका है वैसे उस लोगों के लिए, लेकिन जो लोग फंस गए वो कैसे निकलेंगे, तो ये एक रीज़न ये भी है। नंबर 4 ये है कि जी इनफॉर्मल मार्केट प्रैक्टिस, जो एक फॉर्मल तरीका है जिसके अंदर पाकिस्तान में तो टोटल इकोनॉमी ही इनफॉर्मल है। यानी ऑल ऑफ सडन पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है,
पेट्रोल स्टेशन वाले के पास जितना स्टॉक के अंदर पेट्रोल है उसके ऊपर वो 50 रुपये 100 रुपये पर लीटर कमा लेता है। बंदा वहीं नुकसान उठा रहा है, आम आदमी नुकसान उठा रहा है और उनका फ़ायदा है। इसी तरह रियल एस्टेट है, कब मार्केट गिर जाती है, क्या रीज़न हुई, लोगों को पता ही नहीं लगता। कब तेज़ी आ गई, लोगों को पता ही नहीं लगता, क्योंकि इनफॉर्मल है ना, कोई ख़ास इंडिकेटर्स नहीं लोगों को पता लगते। दूसरी बात ये लोग ने इतना जाना भी नहीं होता कि इंडस्ट्री क्या हो रही है। वैसे हम अपने चैनल पे ये इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि मार्केट की सूरत हाल क्या चल रही है, सो दैट कि वो फैसला करते हुए आसानी हो जाए। नंबर 5 ये है कि लैक ऑफ फाइनेंसिंग ऑप्शन। दुनिया में ना रियल एस्टेट मॉर्गेज के रूप में लोग ले लेते हैं, उनको फाइनेंसिंग की सहूलत है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में कैश होगा तो आप रियल एस्टेट ले सकते हैं, अब कैश होता नहीं है लोगों के साथ। अगर ये फाइनेंसिंग से मिल जाए तो थोड़े पैसे दे के लोग रियल एस्टेट के एहसासे के मालिक बन जाए, बल्कि में बाद में इंस्टॉलमेंट पे करें या बीच में वो बेच के प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। यहाँ वैसा नहीं है। पिछले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उन्होंने ये किया था कि लोगों को घर देने शुरू किए थे, लोन देने शुरू किए थे, वो स्कीम ख़त्म हो गई। तो ऐसा कुछ हो तो लोगों को फ़ायदा होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ किया नहीं जाता, ना होने दिया जाता। नंबर 6 है कि करप्शन एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। करप्शन बहुत है, पता होता है लोगों को गलत काम हो रहा है, होने देते हैं, चुपके से आते हैं, वो कहते हैं हमारे से डील करो। वो डील करके अपना माल लेके साइड पे हो जाते हैं। वो बंदा लोगों से फ्रॉड करता रहता है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, करप्शन को चेक करने वाला नहीं है। किसी को ब्राइब कर देते हैं, वो सब जो लोग जो है वो लुटते रहते हैं। एक दौर के अंदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद में न्यू सिटी का प्रोजेक्ट शुरू किया और उसकी जो बुकिंग थी वो CDA के दफ्तर के अंदर एक रूम था जहाँ पे वो बुकिंग होती थी। अब आप सोचिए कि इस बड़े लेवल की करप्शन होती थी वहाँ पे, कि यानी लोग समझते CDA का प्रोजेक्ट है, वो था जरदारी का, अंदर बैठे हुए लोग नहीं बता सकते थे। तो ये कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है पाकिस्तान में। ये जो पॉलिटिकल माफिया है वो इस तरह के बहुत काम करता है, लोगों को नुकसान हो जाता है, उनका फ़ायदा होता है। नंबर 7 ये है कि कल्चरल और सोशल जो एक डिफरेंस है। पाकिस्तान में ये बहुत पुराना फिनोमेना नहीं है कि लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें या साथ से बनाएं। इनफैक्ट पाकिस्तान में लोगों के पास पैसा था ही नहीं। ये पैसा 80s के बाद ही, कहीं 90s के बाद ही लोगों के पास ज़्यादा आना शुरू हुआ और उस वजह से लोगों को इतना पता नहीं है इन चीज़ों का और नॉलेज नहीं था। दुनिया में तो बहुत ही पहले ही इस्टेब्लिश मार्केट थी रियल एस्टेट की जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते थे, तो इस वजह से भी लोगों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा या उनको इतनी समझ नहीं है निटी ग्रिटीज़ की और वो नुकसान उठा जाते हैं। नंबर 8 ये है कि जी मार्केट स्पेकुलेशन और फ्लक्चुएशन। मार्केट जो स्पेकुलेशन पे चलती है ना कि जी इधर ये होने वाला है, वो प्लॉट महंगे हो जाएंगे, वहाँ फाइलें खरीद लेनी चाहिए, वहाँ डेवलपमेंट होने लगी है, इतने बढ़ गए, तो ये सारी स्पेकुलेशन है। कुछ लोग अदारों के अंदर बैठ के ये स्पेकुलेशन को हवा देते हैं, उससे उनको फ़ायदा होता है। कुछ अंदर से इंफॉर्मेशन देते हैं, उससे लोगों को फ़ायदा होता है, बाहर बैठे इन्वेस्टर्स को। ये बड़ा मसला है। तो ये एक बड़ा बड़ा क्राइम है। बल्कि ये हिंदुस्तान के एक बिजनेसमैन है जो कि बाहर अमेरिका में उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने इसी तरह स्टॉक्स चेंज किए, कंपनी बहुत क्राइसिस में थी और वहाँ वॉरेन बफेट इन्वेस्ट करने लगे थे। द मोमेंट वॉरेन बफेट ने वो इन्वेस्ट करने के लिए ओके किया और वो इनिशियल पेमेंट आ गई, तो वो बंदा जो मीटिंग में बैठा हुआ था उसने बाहर मार्केट को बता दिया कि जी इस कंपनी के शेयर प्राइस खरीद लें, ये ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट आ गई है। इसी के ऊपर उस शख्स को पकड़ लिया गया, पता लग गया कि भाई इसने कुछ लोगों को फ़ायदा दिया है और ये उस मीटिंग के अंदर था। उससे जितनी उसकी नेटवर्थ थी सारा पैसा ले लिया गया और वो जेल के अंदर है। इंडियन था, लालच में था। अब आप देखिए कि ऐसे सोसाइटीज़ के अंदर लोग बैठे हुए ऐसे मामला कर रहे होते हैं। तो ये दुनिया इसको अनएथिकल और इलीगल समझती है कि यानी एक बंदा किसी पोजीशन पे है और वो लोगों को अपना हिस्सा भी उनसे बटोरे और उनको फ़ायदा पहुँचाए और इससे आम आदमी का नुकसान हो जाए। तो ये एक पाकिस्तान में प्रैक्टिस है अनफॉर्चुनेटली। नंबर 9 ये है कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चैलेंजेस। पाकिस्तान में अभी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की ज़रूरत है। रोड्स नहीं है जी, कहीं भी डेवलपमेंट नहीं है सो दैट उसके ऊपर बिल्डिंग बन सके। ये बड़ा चैलेंजिंग काम है, इसमें बहुत लंबे टाइम लग जाते हैं। तो वो एक जो क्वालिटी रियल एस्टेट है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ा एक वजह है। आम आदमी इससे फ़ायदा नहीं होता कि वो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लेता है कि वो डेवलप ही नहीं होती बड़ा अर्सा तक। नंबर 10 और आखिरी है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इश्यूज। जैसे पाकिस्तान में जानबूझ के पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज किया गया। एक हुकूमत चलती थी, उसको घर भेजा गया, जो दूसरे हैं उनसे संभला ही नहीं काम।
इतना नुकसान हो गया लोगों का, तो इससे भी रियल एस्टेट के अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट के अंदर लोगों को नुकसान होता है और वो फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो बहुत ही आपने देखा ये सारे पॉइंट जो है पाकिस्तान में अप्लाई होते हैं। बहुत ही चैलेंजिंग मार्केट है अभी, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर या जो बायलाज हैं वो उस तरह की नहीं है। इसमें कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है। अगर ये दुनिया की तरह एक रेगुलेट हो जाए तो ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वो पैसा जब रियल एस्टेट में आएगा और उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उससे उन लोगों को सर्टन प्रॉफिटेबिलिटी होगी और इससे उनका फ़ायदा होगा और मुल्क को भी टैक्स मिलेगा। तो आपकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।